नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज पहला मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने टॉस जीत लिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। 3 मैचों की यह वनडे सीरीज है, जिसका पहला मुकाबला अब से थोड़ी देर के बाद खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। भारत ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। रोहित की जगह हार्दिक पांड्या इसमें कप्तानी कर रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है पहला मुकाबला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी चुनी है। तो रोहित की जगह पांड्या कर रहे हैं कप्तानी। वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है मुकाबला। 3 मैचों की वनडे सीरीज का यह पहला मैच है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसे भारत ने 2-1 से अपने नाम कर लिया था। प्लेइंग 11 भी आपको बता दें, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव। ऑस्ट्रेलिया की स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं। ट्रेविस हेड है, मिशेल मार्श हैं, मानस लैबुशेन है, जॉश इंग्लिश विकेट कीपिंग करेंगे। कैमरून ग्रीन है, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एडम जैम्पा, मिचेल स्टार्क और शॉन अबाउट। तो रोहित की जगह हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा निजी कारणों की वजह से वनडे सीरीज के पहले मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उनके परिवार में शादी है जिसमें वो शिरकत कर रहे हैं और इसलिए रोहित शर्मा जो है वो पहले मैच का हिस्सा नहीं, हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के रेगुलर कैप्टन वनडे में कप्तानी नहीं कर रहे, पहले वनडे में कप्तानी नहीं कर रहे, इसलिए हार्दिक पांड्या जो कि T20 मैचेस में भारत की कप्तानी कर रहे हैं, वो वनडे में कप्तानी करते हुए नजर आए। और मेरे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। सीधा सागर का रुख करते हैं। सागर, रोहित शर्मा नहीं है पहले मुकाबले में, ऐसे टीम इंडिया की कॉम्पोजिशन कैसी नजर आ रही है? देखिए रवीश, सबसे पहले इंडिया ने यहां पर टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है। बात करें प्लेइंग 11 की, तो इस समय भारतीय बल्लेबाजी क्रम आपने भी देखा होगा, जिस तरह से बेहतरीन सुधार इसमें देखा गया है। शुभमन गिल की बात करें, विराट कोहली की बात करें, चाहे और उसके अलावा प्लेयर मोहम्मद सिराज की बात करें, गेंदबाजी में 10 मैचों में 25 से ज्यादा विकेट इन्होंने लिए हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम जो है काफी मजबूत स्थितियों में दिखाई दे रही है प्लेइंग 11 में। लेकिन उधर वार्नर जो है वो भी नहीं खेल रहे हैं और कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के जो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर टेस्ट मैचों की तुलना अगर आप करेंगे वनडे से, तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में है और हो सकता है कि अगर अच्छा खेल हम खेलें तो भारतीय टीम आज के दिन ये मुकाबला जरूर जीतेगी। रवीश, सागर, एक बहुत बड़ी चीज इस सीरीज में हमें नजर आने वाली और जो फर्स्ट मैच में ही नजर आ रही है, हार्दिक पांड्या एज ए वनडे कैप्टन, उनके लिए भी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि T20 में उन्होंने कप्तानी की है, लेकिन अब वनडे में अपना जलवा दिखाना है हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन। देखिए रोहित, क्या कहते हैं रवीश, अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की T20 में बहुत बेहतरीन कप्तानी उन्होंने की। अगर आज के दिन उन्होंने अपने आप को यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है, बेहतरीन कप्तानी की, तो युवा प्लेयर हैं। रोहित शर्मा की जगह हो सकता है कि आने वाले समय में वही वनडे टीम की भी कप्तानी करें, लेकिन बेहतरीन खेल दिखाना होगा। ऑलराउंडर के प्रदर्शन से हमेशा उन्होंने सबको देखिए अपनी तरफ आकर्षित किया है, लेकिन आज के दिन भी कुछ उसी तरह का खेल का उन्हें प्रदर्शन यहाँ पर पेश करना होगा। क्योंकि अगर बॉलिंग अटैक की बात करें प्लेइंग 11 पर अगर एक बार नजर डालें रवीश, तो आज के दिन देखिए भारतीय टीम में प्लेइंग 11 में शुभमन गिल हैं, ईशान किशन है, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव हैं, केएल राहुल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शमी हैं, कुलदीप यादव हैं। मतलब कि स्पिन बॉलिंग अटैक भी काफी बेहतरीन है। रविंद्र जडेजा की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, और यहाँ पर सिराज और शमी की बॉलिंग आप जान ही रहे कितनी बेहतरीन, और टॉप ऑर्डर बहुत ही बेहतरीन। शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल थोड़ा सा देखिए यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, इस समय आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मौका दिया गया है। सागर, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज ये भी है कि ईशान किशन और शुभमन गिल, यानी कि एक यंग कॉम्बिनेशन भारत के लिए ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा। एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि रोहित शर्मा ओपन करते हुए नजर आ रहे थे, और बीच में हमने देखा था कि रोहित शर्मा और केएल राहुल का कॉम्बिनेशन भी था, लेकिन यहाँ पर एक यंग लैग्स के हाथों जो है भारतीय ओपनिंग जोड़ी को बनाया गया है, जिसमें शुभमन गिल है और ईशान किशन है। देखिए रवीश, आज के दिन अगर ईशान और शुभमन गिल अगर ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो ईशान किशन के लिए भी एक मौका होगा, क्योंकि रोहित शर्मा की जगह वो उतर रहे हैं। केएल राहुल हो सकता है कि आज के दिन निचले क्रम पे बल्लेबाजी में आए,
क्योंकि ईशान ने हमने देखा है T20 मैचों में जिस तरह से टॉप ऑर्डर पर जाकर ओपनिंग जोड़ी के साथ बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो आज के दिन अगर वो भी अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे तो आने वाले समय में उनके लिए भी मौके जरूर बेहतर मिलेंगे। लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 देखते हैं रवीश। देखिए, ट्रेविस हेड हैं, मिचेल मार्श हैं, मॉर्नर्स हैं और जोश इंग्लिश हैं, कैमरून ग्रीन है, ग्लेन मैक्सवेल हैं और स्टोइनिस हैं, एडम जाम्पा हैं, मिचेल स्टार्क हैं और सीन एबॉट हैं। ये भी प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें देखिए आज के दिन वार्नर आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे और जो विकेट कीपर हैं इस समय ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी वो भी बीमार चल रहे हैं। तो दो बेहतरीन खिलाड़ी आज के दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर भी हैं रवीश। जी हाँ बिल्कुल, डेविड वार्नर नहीं खेल रहे, एलेक्स कैरी नहीं खेल रहे, जॉश इंग्लिश को शामिल किया गया एज ए विकेट कीपर और सबसे बड़ी बात है कि कप्तानी स्टीव स्मिथ कर रहे हैं। लेकिन सागर यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है, भारत ने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाया है, रविंद्र जडेजा को भी और साथ ही साथ चांस दिया कुलदीप यादव को भी। इसके पीछे रवीश देखिए एक वजह ये हो सकती है क्योंकि हमने चारों मैचों में देखा टेस्ट में जिस तरह से स्पिन का ही दबदबा आपने भी देखा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी हो या फिर भारत की बल्लेबाजी रही हो। भारत के पिच पे यहाँ पर स्पिन का जो है जलवा कायम रहा, हो सकता है इसीलिए कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को मौका मिला, क्योंकि अश्विन की जगह यहाँ पर देखिए कुलदीप यादव हमें नजर आ रहे हैं। अश्विन की जगह अगर यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करें और ऑस्ट्रेलिया की टीम नतमस्तक अगर दिखाई दी स्पिन के आगे आज के दिन, तो शायद आने वाले मैचों में भी यही जोड़ी हम देखते हुए आपको नजर आएंगी मैदान पर। रवीश, सागर, भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्या वजह मानते हैं इस रणनीति के पीछे आप? देखिए मुझे लगता है कि रवीश आज के दिन जो वानखेड़े स्टेडियम है यहाँ पर हमने देखा है T20 मुकाबले में भी जो टीम जो है चेस करती है, हालांकि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच ये मानी जाती है, लेकिन जो टीम चेस की है मुंबई के हमने कई मुकाबले यहाँ पर देखे हैं, उस टीम ने बड़े आसानी से जीत यहाँ पर हासिल की है। यही वजह रही है शायद क्योंकि भारत अपनी पिच को बखूबी जानती है और घरेलू सरजमी पर तो हिंदुस्तान का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा, तो ऐसे में आज देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के सामने कैसा रहता है। एक चीज और है सागर, जो हमने टेस्ट सीरीज से देखी कि पहले 2 टेस्ट में कैप्टेंसी की पैट कमिंस ने, उसके बाद आए स्टीव स्मिथ और वहां से बॉडी लैंग्वेज थोड़ा चेंज नजर आई। इंदौर में हमें हार का सामना भी करना पड़ा, वनडे सीरीज में भी स्टीव स्मिथ ही कप्तानी कर रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग होगा टीम इंडिया के लिए? देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें रवीश, तो चौथे मैच के अलावा तीसरे मैच के अलावा जिस तरह से पहले 2 मैचों में हमेशा ऑस्ट्रेलियाई पारी लड़खड़ाई हुई दिखाई दी है। चौथे मैच हमने देखा और टेस्ट में जिस तरह से ड्रॉ हुआ मैच, तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि जीत हासिल की, तो 2 मैचों में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थोड़े फॉर्म में दिखाई दिए। ऐसे में वनडे और टेस्ट की अगर हम बात करें तो जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन खिलाड़ी भी थोड़े बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पहला मैच जो है दोनों टीमों के लिए ये होगा कि हाँ जीत कर देखें भारत की पिच कैसी है वनडे बल्लेबाजी के लिए, बॉलिंग के लिए, फिर अगले मैचों में देखिए कंपटीशन और भी ज्यादा टफ होने वाला है दोनों टीमों के लिए। चलिए सागर, बहुत शुक्रिया था आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सागर मेरे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की जालसाजी के आरोप में एक ऐसे शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है जो खुद को पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर बता रहा था। इस शख्स का नाम किरण भाई पटेल है। किरण भाई पटेल गुजरात के रहने वाले हैं। इस फर्जी अधिकारी को जम्मू कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ SUV 5 स्टार होटल मुहैया कराया गया था। बता दें कि किरण भाई पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर बताकर आधिकारिक प्रोटोकॉल हासिल किया था, लेकिन जांच के बाद वो फर्जी इंसान निकला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी और फर्जी अधिकारी, सिक्योरिटी वाला महाठग। तो पीएमओ का ऑफिसर बताकर कश्मीर में ऐश कर रहा था ये शख्स। फेक अधिकारी का खेल और असली अधिकारी फेल हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, एक शख्स खुद को पीएमओ का ऑफिसर बताता था। फेक अधिकारी का खेल था, असली अधिकारी जो है उसको पहचानने में फेल हो गए। बुलेट प्रूफ गाड़ी, साथ ही साथ 5 स्टार की फैसिलिटी भी ये शख्स खुद को अधिकारी बनाकर ले रहा था। Basically, as per my conversation with the accused as well as his family, they told once when before this we visited the Kashmir. At that time, there was a proper documentation from the government that he is a government official, and that is yet to be ascertained. Let investigation agencies complete the investigation. Every document they have to put on the record before the court of law. And so far as at the right stage of time, as per the statement of my client as well as who is the alleged accused right now, he told that these are all allegations are baseless. These are, and as legally these are subject to trial. तो इसमें तो केवल एक नहीं है, कई और लोगों के भी नाम आ रहे हैं।
Basically, I came to know by my client he was accompanied by two more persons, and whose I came to know one of the name, I don't remember the name orally. Police has recorded his statement under 164A before the magistrate. चलिए बढ़ते आगे। लोकसभा की कार्रवाई पर कांग्रेस का ट्वीट आया है। आवाज बंद होने पर कांग्रेस का आरोप, पहले माइक ऑफ होता था, आज सदन की कार्रवाई ही म्यूट करा दी गई। ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट सामने आया है कि पहले तो सदन में सिर्फ माइक ही ऑफ होता था, अब तो सदन की कार्रवाई को ही म्यूट कर दिया गया है। पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है। तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर कांग्रेस का बड़ा आरोप कि पहले तो सिर्फ माइक को ऑफ किया जाता था, आज सदन की कार्रवाई ही म्यूट करा दी गई है। पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है। तो आज भी जैसा कि आप जानते हैं कि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और कांग्रेस पार्टी ऐसे में आरोप लगा रही कि आज सदन की कार्रवाई म्यूट कर दी गई। पहले सिर्फ माइक ऑफ होते थे, पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है। तो कांग्रेस का कहना है कि पहले सिर्फ माइक ऑफ होता था, अब तो सदन की कार्रवाई म्यूट कर दी जा रही है। तो साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि सदन के अंदर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, जो वो मुद्दे उठाते हैं वो नहीं उठाने दिए जा रहे हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी के बयान को जेपी नड्डा ने शर्मनाक बताया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी के बयान को जेपी नड्डा ने शर्मनाक बताया। नड्डा ने कहा कि राहुल ने देश की जनता का अपमान किया है। राहुल गांधी ने विदेश में देश का अपमान किया है। राहुल गांधी आपातकाल के इतिहास को पढ़ें और विदेश में जनता को बदनाम किया है राहुल गांधी ने, कह रहे जेपी नड्डा। देश की जनता से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो आज जेपी नड्डा आए थे और उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। देश की जनता से राहुल गांधी को माफी मांगनी ही चाहिए। तो जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। राहुल गांधी जी को अगर मौका मिला जरूर सारी बातें वहां पर बताएंगे। तो इसीलिए वो डर रहे हैं, क्यों मौका नहीं दे रहे। खुद एंटी नेशनल है, हमारे को देशभक्ति के बारे में सिखाना नहीं, वो खुद सीखना चाहिए। ब्रिटिश के टाइम में ये जो लोग नौकरियां करते थे उनके पास, ये देश की जहां पर एक फ्रीडम मूवमेंट चला उस वक्त साथ नहीं दिए। ऐसे लोग हमको क्या सिखाएंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और बीजेपी से अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं।
जर्मनी, जापान में जाके वो हिंदुस्तानी होने पे शर्म जो महसूस करने वाला बयान दिया था उन्होंने, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए। क्या G20 कर रहे हैं? G20 तो सबको मालूम है सिलसिलेवार हर देश में होता है, होस्ट करता है जो उसी के यहाँ होता है। अरे हम तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कर चुके हैं इंदिरा जी के समय में 103 देशों का। तो ये सब पढ़ के बोला कीजिए। मैं आपसे एक विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी जी कल गए, स्पीकर से टाइम मांगा कि मैं स्पष्ट कर दूंगा, तो क्यों भाग खड़े हुए? क्यों नहीं आप लोग वहां पे रहे सदन में? क्यों सदन डिस्टर्ब किया आपने? कुल मिला के राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो देश का सम्मान बढ़ाने वाला है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने वाला है। हम गौरवान्वित हैं कि हमारे नेता ने ऐसा कहा। वो कोई शायद आदतन इस तरह के अपराधी टाइप बन गए हैं, आदतन ऑफेंडर बन गए हैं कि सब्जेक्ट में नहीं बोलते। वो जब उनको लोकसभा में मौका दिया तो सब्जेक्ट में नहीं बोले। उनको राष्ट्रपति जी को अभिभाषण देना था ना, धन्यवाद देना था, उस पर नहीं बोले और सब्जेक्ट पे बोले। ऐसे ही लंदन में जब सब्जेक्ट कोई और दिया था, 21वीं सदी की चुनौतियां, ऐसा सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में नहीं बोले और भारत के लोकतंत्र की आलोचना कर गए, न्यायपालिका की आलोचना कर गए, देश की आलोचना कर गए। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। झूठ बोलना राहुल गांधी की आदत है, कह रहे अनुराग ठाकुर। बड़ी खबर आपको बता रहे, बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, ये कह रहे अनुराग ठाकुर, और संसद से भागने की जगह सामने आए। तो अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर। राहुल जी कभी कभी सच बोलते हैं, जैसा कल कहा, अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद है। सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। उनको शायद ये पता नहीं कि हाउस रूल्स प्रोसीजर से चलता है, स्पीकर की डायरेक्शन से चलता है। मैं तो रूल्स का ये बुकलेट भी उनको देने के लिए लाया था कि वो समझ सकें कि रूल से हाउस चलता है। लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे, रूल्स प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। जिसकी अपनी औसतन हाजिरी ही देश की औसतन हाजिरी से, उनकी अपनी हाजिरी कम हो औसतन हाजिरी से, तो आप समझ सकते हैं उनको क्या पता होगा। दूसरा, एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफी मांगे। राहुल गांधी के बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने राहुल पर हमला बोला, कहा कि राहुल गांधी ने जो बोला वो उनके दिल की बात बोली थी। इसी को लेकर हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला ने बीजेपी सांसद रवि किशन से खास बातचीत की। हमारे साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी हैं। सर, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं मैं माफी क्यों मांगूं, मैं तो सदन में अपनी बात रखना चाह रहा हूं। आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं, रखने नहीं दे रहे हैं बात। नहीं, पहली बात तो अनफॉर्चुनेटली आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये शब्द उन्होंने जो बोला था वो एकदम सत्य बोला, उनके दिल की बात निकली है। तो आज एक बार बताएं कि राहुल जी ने जो विकास, विराट भारत, नया भारत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बनता, आज विश्व के सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आके भारत की जय जयकार कर रहे हैं। फास्टेस्ट इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोथ, आने वाले समय में विश्व गुरु देख रहे हैं। उस भारत में आप विदेश में जाके उसकी बुराई करें और वहाँ की सपोर्ट, सहायता मांगे, तो देश को तोड़ने की राजनीति, इसको देशद्रोह कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जो बोलते रहे, कभी कोई बोला नहीं। लेकिन आप देश के विरोध जाके करोगे कार्रवाई, इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया, संगठन ने, इनको माफ़ी मांगना है। सदन में माफ़ी मांगेंगे समस्त 135 करोड़ के भारत से, इस देश से, देश के सामने उनको माफ़ी मांगनी है। ये जान लीजिए आप, उसमें कोई इफ़ एंड बट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देश के विरोध उन्होंने बात की है, देश के विरोध बाहर ही जाके दूसरी धरती पर की है, विदेश में जाके। ये बहुत बड़ा पाप है और इस पाप को महादेव भी माफ़ नहीं करेंगे।
सर एक और सवाल है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा इस बार नवरात्र में, रामनवमी में रामचरितमानस के मंदिरों में पाठ होंगे, दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? न्यूज़ इंडिया 24/7 के सभी दर्शकों को मैं रवि किशन सांसद गोरखपुर बधाई देता हूं। पूज्य महाराज जी ने ये जो आदेश किया है अपने रामनवमी के उपलक्ष्य में 1 लाख रुपए से लेके सभी मंडल, गोरखपुर से लेके सभी मंदिर, सभी देवास्थल, सभी राम भक्त और सभी हिंदू और हिंदू विचारधारा के लोग, सनातनी विचारधारा के लोग इतने प्रसन्न हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने मतलब ये कभी हुआ नहीं था। देखिए क्या हुआ, हमारी पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कहानी मालूम पड़ेगी, हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। जय हो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अटल जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की, ये विचारधारा की, पूज्य महाराज जी की और समस्त भारतीय जनता पार्टी की क्या बात है, इसको कहते हैं राम राज्य। धन्यवाद सर, तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन शुक्ला। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन उपेंद्र रावत के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। और अब आपको लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। Hybrid project will be equally a good economic viable project where we will use municipal solid waste, segregated solid waste. At the same time, we will take biomass from the village, and that can be possible. Then also there is a possibility that organic waste independently we can collect that, and that can be used for making methane, and by which we will get the bio CNG and bio LNG. This is really a very, very potential field. Because the three pillars of our society is ethics, economy, ecology and environment. And regarding ecology and environment, water pollution, air pollution and sound pollution is big concern. And here we have to plan by using region to region, area to area, marketability, depending upon the marketability, we have to find out the appropriate technology and we need to resolve the issue and give an appropriate solution. And where government is positively supporting you, government has got lot of new schemes. Government is ready to give subsidy and incentive also. But at the same time, my advice to you, don't depending upon government. Whatever the subsidy and incentive you are getting, you take it. But at the same time, you can make it a commercially professional project where which is economically viable and giving you the profit. Then there will be lot of quarrels for the West. The day will come that people will make interest into, everyone will say that I want waste, we want this waste, we want this waste, and that is going to happen, create lot of struggle between the people for the quantity of waste they want. So this is to be a good idea, good knowledge, good technology, good innovation, good research and economic viability in this field going to create more jobs for the country. We will save the ecology and environment of the country. We will reduce the import, petrol and diesel and fossil fuel. We will reduce the same time pollution. Because of green fuel, we will reducing the air pollution, and at the same time it is cost effective and 100% it is going to change the scenario. I am really happy that Indore has already got the success story of solid waste management, and the people are doing now excellent job, startup are doing good job. We need to have developed different type of technology. We need to make the joint venture with the successful technology available in the world, and by which region to region, district to district, on the principle of demand and supply, what type of requirement they have, what type of profit you are getting. On the basis of that, if we are going to plan for it, it can be a game changer. As far as NHI is concerned, we are now planning for using solid waste into the road construction. We will resolve the issue. The 3 mountains of solid waste in Delhi, my dream is within 3 to 4 years, we will demolish all the mountains of solid waste in Delhi. In the same way, everywhere in every city, if we will plan on that direction, it will be a great thing for the country. Swachh Bharat Abhiyan is the mission of our Prime Minister. And if we can create the value in the solid waste, liquid waste, nothing like that, it will be a win-win situation for all the stakeholders. I am really happy to interact with you. I am giving my special thanks to all of you and my best wishes to the seminar by which it is going to inspire and motivate to you and giving you a new futuristic vision for making success story. Thank you very much. Namaskar.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।